आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यूएशन मेथड। ये एक ऐसा मेथड है जो किसी भी बिजनेस को ये गाइडलाइंस देता है कि वो अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को यानी कि उसके पास जो अर्निंग स्टॉक है उसको किस वैल्यू के ऊपर अपने पास रिकॉर्ड करे या उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर शो करे। आगे बढ़ने से पहले हम पहले देख लेते हैं कि इस इन्वेंट्री से क्या मुराद है। तो इन्वेंट्री से मुराद कोई भी ऐसी गुड्स या चीज़ें होती हैं जो बिजनेस ने अपने सेल पर्पस के लिए रखी होती हैं, यानी कि जिनको वो बिजनेस बेचने के लिए जिसने जो चीज़ें रखी होती हैं उन चीज़ों को हम इन्वेंट्री कहते हैं। और क्लोजिंग इन्वेंट्री से मुराद वो चीज़ें हैं जो पूरे साल इस्तेमाल करने के बाद जो आखिर में चीज़ें बच जाती हैं वो उस बिज़नेस के लिए क्लोजिंग इन्वेंट्री कहलाएंगी। अगर हम इसकी एक मिसाल लें, अगर हमारा बिजनेस फर्नीचर बेचने का है या लकड़ी बेचने का है तो हमारे केस में जो लकड़ी होगी वो उस बिजनेस के लिए इन्वेंट्री कहलाएगी। अब लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यूएशन मेथड इस हमारे बिजनेस को गाइड करेगा कि ये जो हमारे पास एट द ईयर एंड लकड़ी पड़ी हुई है या वुड पड़ी हुई है इसको हम किस वैल्यू के ऊपर अपनी बैलेंस शीट के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। ये मेथड ये गाइडलाइंस देता है कि कोई भी अगर बिजनेस है तो वो अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को या तो रिकॉर्ड करे हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर या नेट रियलाइजेबल वैल्यू जिसको हम मार्केट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं या मार्केट वैल्यूएशन कहते हैं। इन दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ के ऊपर बिजनेस अपनी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेगा। अब देखते हैं सबसे पहले कि इस हिस्टोरिकल कॉस्ट से क्या मुराद है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट से मुराद ऐसी कॉस्ट है कि जिस कॉस्ट के ऊपर हमारे बिजनेस ने इस लकड़ी को या अपनी इन्वेंट्री को ओरिजिनली ख़रीदा था। अगर हम कहते हैं कि लकड़ी अगर हमने ख़रीदी थी 500 रुपये के मन के हिसाब से ख़रीदी थी या 500 रुपये टन के हिसाब से ख़रीदी थी तो इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट इस लकड़ी की क्या होगी, 500 रुपये पर टन। अब इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू इसी लकड़ी की क्या होगी, इसी लकड़ी की नेट रियलाइजेबल वैल्यू के बारे में लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यूएशन मेथड बताता है कि ये ऐसी अमाउंट है जो कैलकुलेट होती है जब हम इस लकड़ी की एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस यानी हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कितने की बिक जाएगी और उसमें से माइनस करेंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर सेल, यानी कि इस लकड़ी को सेल करने के लिए हमें जो खर्चा करना पड़ेगा उसकी जो सेल प्राइस है उसमें से लेस करेंगे तो जो हमारे पास अमाउंट आएगी वो इस लकड़ी के लिए या हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए नेट रियलाइजेबल वैल्यू कहलाएगी या मार्केट वैल्यूएशन उस लकड़ी की कहलाएगी। अब अगर किसी भी इन्वेंट्री की हिस्टोरिकल कॉस्ट भी गिवन हो और नेट रियलाइजेबल वैल्यू का भी बिजनेस को पता हो तो इन दो वैल्यूज में से किस वैल्यू के ऊपर ये बिजनेस अपनी लकड़ी को रिकॉर्ड करेगा या अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री की फिगर को अपनी बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करेगा। तो यहाँ पे इसके नाम से जाहिर है कि लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यूएशन मेथड। इसका मतलब है कि यह हिस्टोरिकल कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू इन दो वैल्यू में से जोन से वाली वैल्यू भी लोअर होगी, यानी जोन सी वैल्यू कम होगी उस वैल्यू के ऊपर बिजनेस अपनी इस क्लोजिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेगा। अब कोई भी बिजनेस लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यूएशन मेथड से कब गाइडलाइन लेगा, तो वो इस वक्त गाइडलाइन लेगा जब उस बिजनेस की इन्वेंट्री डिटोरिएट हो जाए, यानी कि बिजनेस की इन्वेंट्री ख़राब हो जाए। हमारे केस में लकड़ी है, अगर किसी भी वजह से लकड़ी ख़राब हो जाती है तो इस केस में वो इस मेथड से बिजनेस मदद लेगा, या बिकम ऑब्सोलीट या ख़राब हो जाती है या वो पुरानी हो जाती है तो इस केस में भी वो इसी मेथड से ही मदद लेगा। या अगर किसी भी वजह से मार्केट प्राइस इसकी इन्वेंट्री की जो हमारे केस में लकड़ी है वो कम हो जाती है तब भी लोअर ऑफ मार्केट वैल्यूएशन और कॉस्ट मेथड जो है उसको इस्तेमाल करके बिजनेस अपनी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेगा। इस मेथड के इस्तेमाल करने की एक बड़ी वजह यह है कि हमें जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उसमें कहा जाता है कि जो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसमें बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है वो आपकी ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करे, यानी कि जो है जैसा है कि बुनियाद के ऊपर आपने अपने एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंसेस को और अपनी जो कैश फ्लोज हैं उनको रिफ्लेक्ट करना है अपनी स्टेटमेंट्स के थ्रू। और इस ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए हमें इनकम ये जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं इन्हीं के गाइडलाइन के अंदर कहा जाता है कि जी आपका जो एसेट है वो शुड नॉट बी ओवर स्टेटेड और जो आपकी लायबिलिटी है वो शुड नॉट बी अंडर
अंडर स्टेटेड। तो हम जानते हैं कि इन्वेंट्री जो है वो बिजनेस के लिए एक एसेट होती है और एसेट हमेशा बैलेंस शीट में जाता है। तो जब हम इस इन्वेंट्री की वैल्यू को बैलेंस शीट में लेके जाएं तो हमारी जो ये इन्वेंट्री की वैल्यू है ये ओवर स्टेटेड ना हो, यानी कि वो मार्केट की वैल्यूएशन को रिफ्लेक्ट कर रही हो। तो इस मकसद के लिए कोई भी बिजनेस अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यूएशन मेथड को इस्तेमाल करता है। अब हम इसी मेथड को मज़ीद समझने के लिए एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं और इसको वहाँ पे मज़ीद देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया जिसके अंदर बताया गया है कि जी कंपनी ने एक्वायर्ड किया है टेलीविज़न को और उसकी कॉस्ट जो थी वो उसके लिए थी ₹10,000 और जो टेलीविज़न की ओरिजिनल सेलिंग प्राइस थी, यानी कि उसने कहा था कि मैं ख़रीद के 10,000 रुपये का लाया हूँ और इसको मैं बेचूंगा 13,000 रुपये का। अब क्या हुआ कि जी मार्केट के अंदर कोई चेंज आ गया है मॉडल के अंदर, तो ये टेलीविज़न इससे अपग्रेड मॉडल आ गया, तो इसकी जो प्रेजेंट एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ रह गई है 9500 रुपीज़ की। यानी कि वो जो कह रहा था कि 13,000 रुपये का मेरा टीवी बिकेगा, अब जो मॉडल नया आ गया है उस मॉडल की वजह से इसकी प्राइस में कमी आ गई और वो सिर्फ और सिर्फ 9500 रुपये का बेच सकता है। और इसके साथ और क्या होगा, और उसको वो बेचने के लिए भी ना 500 रुपये खर्चने पड़ेंगे। यानी कि इस 500 रुपये को हम इस तरीके से ले सकते हैं कि वो मार्केट में उसको लेके जाएगा या किसी और वजह से बेचने के लिए उसको 500 रुपये खर्चने पड़ेंगे। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कंपनी ने एक्वायर किया था टेलीविज़न वो क्या था, कॉस्ट 10,000 रुपीज़ के ऊपर। तो जब उसने परचेज किया था अपना टेलीविज़न तो उसको किसके ऊपर उसने रिकॉर्ड किया होगा, टेलीविज़न अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट को उसने क्रेडिट किया था, या इन्वेंट्री डेबिट और कैश अकाउंट उसने क्रेडिट किया था। तो अब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं इस टेलीविज़न की कॉस्ट प्राइस को भी, और इसके अलावा जो इसने हमें एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस दी हुई है और कॉस्ट टू सेल भी जो दी हुई है वो भी अब हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कॉस्ट 10,000 रुपीज़ जिसके ऊपर ओरिजिनली इसने रिकॉर्ड किया था, और साथ ही हमें एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस मॉडल डाउन होने की वजह से इस टेलीविज़न का ये कितने का बिक सकता है 9500 का, और हमें कॉस्ट भी खर्चनी पड़ेगी इसको सेल करने के लिए 500 रुपये। यानी कि जब वो टीवी बेचेगा तो उसको 9500 रुपये तो मिलेगा, लेकिन ये 9500 रुपये कमाने के लिए उसको 500 रुपये खर्चने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है उसके पास टोटल कितने पैसे आए, 9,000 रुपये। तो हमने अपने कंसेप्ट के अंदर देखा था कि ये जो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस टू एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है इसको हम क्या कहते हैं, ये कहलाती है इन्वेंट्री के लिए नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसका मतलब ये हो गया कि अब कॉस्ट भी हमारे पास आ गई, नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। तो अब हम इस टेलीविज़न को बैलेंस शीट के ऊपर किस अमाउंट से शो करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम कहेंगे कि लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो हमारे पास इनमें से लोअर कौन सा है, यकीनन हमारे पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू है जो कि है 9,000 रुपीज़ की। तो इसका मतलब है कि अब टेलीविज़न अकाउंट जो है या हमारे इन्वेंट्री का जो अकाउंट है वो 10,000 का नहीं होना चाहिए बल्कि 9,000 से शो होना चाहिए। हमारे पास जब टेलीविज़न परचेज किया गया था तो इन्वेंट्री हमारी डेबिट हुई थी 10,000 रुपये से। अब यही इन्वेंट्री हमारी 9,000 रुपये की रह गई है। तो अब हम इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, इसको अपने पास अकाउंट फार करने के लिए अब अपनी बुक्स में हम इसको इस तरीके से करेंगे कि हमारा जो लॉस ऑन इन्वेंट्री है, यानी कि इस मेथड के साथ हमें जो लॉस हुआ है इसको इस्तेमाल करने से वो हुआ है 1,000 रुपये का, और जो इन्वेंट्री की वैल्यू में कमी है वो भी 1,000 रुपये से। तो ये जो लॉस ऑन इन्वेंट्री है ये हमारा इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा, और ये जो इन्वेंट्री है ये 1,000 रुपये से क्रेडिट, 10,000 रुपये से पहले डेबिट थी, तो अब ये नेट कितने पे आ जाएगी, 9,000 रुपये के ऊपर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि किसी भी इन बिजनेस की इन्वेंट्री को किस अमाउंट के ऊपर रिकॉर्ड होना चाहिए यूजिंग लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यूएशन मेथड।